विजुअल आर्ट्स विद विनी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए एक पेपर लेके आई हूँ जो कि है बीएफए एंट्रेंस का पेपर। अब सबसे पहले आप ये मत बोलना कि बीएफए एंट्रेंस का पेपर है मतलब ये हमारे काम के लिए नहीं है। तो पहले मैं आप लोगों से बात करती हूँ कि ये आप लोगों के लिए बहुत काम का है। जो लोग मुझे बोलते रहते हो कि मैम क्यों आप ओनली नेट के पेपर ही सॉल्व करवाते हैं और टीजीटी पीजीटी के लिए भी स्पेशली करवाएं, उनके लिए भी बहुत हेल्पफुल है, नेट वालों के लिए भी है। और सबसे पहले जो बीएफए एंट्रेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं फ्रेंड्स, आप ही लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो बनाया गया है। तो प्लीज़ देखो किस प्रकार से एग्ज़ाम पेपर आता है। और ये मुझे इसकी इंस्पिरेशन कृष्ण कुंडारा सर से ही मिली है, मीन्स क्योंकि वो उन्हें आप लोगों के लिए प्रैक्टिकल सेशन बहुत अच्छा लिया है। अगर नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप बीएफए एंट्रेंस की प्रैक्टिकल एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हो और मुझे नहीं लगता उससे आसान तरीका और कोई बताए होंगे। ठीक है, तो आप वो देख लो। लेकिन क्योंकि कहा था, ऐसा मैंने भी सुना था कि एंट्रेंस एग्ज़ाम भी मतलब बहुत छोटी चीज़ नहीं हो गई अब कि आप कुछ तो भी बिना पढ़े थ्योरी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगी। इतना तो मैंने पेपर देख के समझ लिया है कि आप लोग अगर थ्योरी का पोर्शन आप लोग ने पढ़ा नहीं होगा, आप सिर्फ उससे जाएंगे, उससे एग्ज़ाम को कंप्लीट करेंगे कि हम थ्योरी ऐसे ही निकालेंगे, तो वो नहीं हो पाएगा। आपको अगर जब तक आपने ये सब चीज़ें नहीं पढ़ी होगी, आप नहीं बता, क्योंकि मैं बता रही हूँ ना कि ये लेवल जो ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ही उठाए गए क्वेश्चंस हैं, कोई अलग क्वेश्चंस है ही नहीं। ये सब टीजीटी पीजीटी और अदर एलटी ग्रेड्स इन सब के लिए भी यूज़फुल है और इन लोगों को भी काम आएगा। तो बता लीजिए आप लोग को एंट्रेंस में कैसे तैयारी करनी होगी। ठीक है, तो अगर लास्ट मैंने आपको पूरा उसका एक पैटर्न समझा दिया था, नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लेना, बीएफए के लिए था वो स्पेशली। अब मैं अलग से कुछ वीडियो बनाने के लिए इतना ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैं और वीडियोज़ भी अपने नेट के लिए देती हूँ। आप लोग देखें जो आपको हेल्पफुल लगे। कोशिश कर रही हूँ इन क्वेश्चंस की मदद से आपको एक्सप्लेन कर सकूँ कुछ चीज़ें जिनके हिसाब से क्वेश्चंस भी बनते हैं, तो आप लोगों के लिए वो इजी रहेगा। ठीक है, तो अब हम ज़्यादा बातें नहीं करते, पहले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सिर्फ क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊँगी, वो तो आपको कोई भी बता देगा। उनसे रिलेटेड जितनी क्वेश्चंस और अदर बन सकते हैं और जो समझा पाऊँगी उतना कोशिश करूँगी। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में ही है। ऑप्टिक्स किससे रिलेटेड है? ऑप्टिक्स जो टर्म है वो किससे रिलेटेड है? वो एक्सरे से रिलेटेड है, वो कंट्रोल ऑफ लाइन मतलब रेखा के नियंत्रण से रिलेटेड है, वो गति की किरणों से रिलेटेड है, या प्रकाश की किरणों से रिलेटेड है। तो ऑप्टिक्स जो टर्म है वो लाइट प्रकाश की किरणों के लिए यूज़ में आता है। ओके, तो ये आंसर जो है ये वाला बिल्कुल सही है। रेज ऑफ लाइट प्रकाश की किरणों के लिए जो है ऑप्टिक्स यूज़ में आता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका पर किए गए शोध कार्यों का श्रेय कौन से महान आलोचक को जाता है? भीमबेटका पे जो रिसर्च हुआ है वो उस पे शोध कार्य का श्रेय किसको जाता है? तो सर्वप्रथम आपको बता दें भीमबेटका कहाँ है। भीमबेटका एमपी में है। ठीक है, एमपी में है ये, और एमपी के ही रायसेन ज़िले में पड़ता है ये। ठीक है, भोपाल के पास जो है वहाँ पे भीमबेटका की गुफा है। ये जो हमारी प्रागैतिहासिक चित्रकला है उसका बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, बहुत पुराना केंद्र है। ज़्यादा से ज़्यादा पेंटिंग्स प्री हिस्टोरिक भीमबेटका में मिली है। टोटल 600 केव्स हैं यहाँ पे, है ना। उसमें से 475 और किसी बुक्स में ऐसा भी दे रखा है 275 इतने चित्रित गुफाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसका श्रेय किसको जाता है? ये 4 नाम देख सकते हैं आप। तो इसका श्रेय वीएस वाकनकर जी को जाता है, जो कि विक्रम यूनिवर्सिटी के आर्कियोलॉजिकल हेड थे, है ना। और वीएस वाकनकर जी ने इसको 1957 ईयर में एक्सकेवेट किया था, उसको फाइंड आउट किया था कि यहाँ पे भी एक गुफा है और यहाँ के चित्रण का श्रेय अधिकतर श्रेय वीएस वाकनकर जी को जाता है। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। अब आते हैं किसने नियो इम्प्रेशनिज्म का जन्मदाता कौन है? अब देखो ये चीज़ें के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा, व्हाट इज़ नियो इम्प्रेशनिज्म। तो ये सब पश्चिम की कला की बात है। मैंने जो आपको सिलेबस समझाया था
है ना एंट्रेंस का, उसमें ये चीज़ क्लियरली थी कि वेस्टर्न आर्ट भी पढ़ना है, इंडियन आर्ट भी पढ़ना है, हिस्ट्री, ठीक है। तो नव प्रभाववाद एक कला आंदोलन था जो कि 19th सेंचुरी के अप्रॉक्स यूरोप में प्रचलित हुआ था, ठीक है। ये वेस्टर्न आर्ट के अंतर्गत आता है। उसका जन्मदाता कौन है? तो ये सारे कलाकार वेस्टर्न कलाकार हैं, आप देखो। और इसमें न्यू इम्प्रेशनिज्म के जन्मदाता कौन है? न्यू इम्प्रेशनिज्म एक ऐसा कला आंदोलन था जिसमें कलाकारों ने क्या किया था, पेचेस, जो कलर पेचेस होते हैं ना, उसको पास पास रख के इफेक्ट क्रिएट किया था एक तरह से, है ना, अलग अलग कलर। और कलर पेचेस देने के लिए कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज़ किया था, ठीक है। प्रैक्टिकल थोड़ा सा नॉलेज तो आप जान सकते हो, जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स का यूज़ किया था और उनको पेचेस को उस प्रकार से जो एक क्रिएशन क्रिएट किया था, वो नव प्रभाववाद का समय था ये, ठीक है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखें। अब इसके जन्मदाता कौन? तो मोनेट, जिसको मोने कहते हैं, है ना, एडवर्ड मोनेट, सीजेन, मानेट और स्यूरेट, ठीक है। तो मोनेट और मानेट, तो मोने जो हैं वो तो यथार्थवाद, मतलब जब रियलिज्म था ना, उनके जनक कहे जाते हैं, याद रखिए कोई क्वेश्चन आए तो उनके जनक कहे जाते हैं। सीजेन जो हैं वो पोस्ट इम्प्रेशनिज्म से हैं। पोस्ट इम्प्रेशनिज्म का इंग्लिश हिंदी थोड़ा सा ठीक है, देख लेना आप। और फिर उसके बाद मानेट जो है वो इम्प्रेशनिज्म, जो कि कहते हैं प्रभाववाद, उसके जनक माने जाते हैं। और स्यूरेट जो हैं, है ना, जिसको स्यूरेट बोलते हैं, वो हैं नियो इम्प्रेशनिज्म के वो, है ना, उनके कलाकार हैं। तो ये आपका आंसर स्यूरेट सही होगा। इनका आर्टवर्क देखिए आप, इन्हें पॉइंटलिज्म में काम किया है और यही चीज़ है, इसलिए वो नव प्रभाववाद के जन्मदाता कहे जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं आगे, बुद्धिज्म। गंधार कला की बौद्ध मूर्तियों पर निम्नांकित में से किसका प्रभाव है? ग्रीक, चाइनीज़, इटालियन और पर्शियन, ठीक है। इन चारों में से अब आप ये समझो, पहले गंधार कला कहाँ से रिलेटेड है? तो गंधार कला इंडियन आर्ट से रिलेटेड है। इंडियन आर्ट में हमको गंधार कला कुषाण पीरियड के समय पे देखने को मिलती है। हिस्टोरिकल पीरियड है, कुषाण पीरियड है, उसके समय पे हमको गंधार कला, गंधार रीजन है, आपको पता है, एक जगह है, क्षेत्र है, उस समय वहाँ पे जो कला, जो मूर्तियाँ जो प्राप्त हुई हैं हमें, है ना, बहुत सारी मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। बौद्ध की मूर्ति, उस समय बौद्ध धर्म प्रचलित था, उसके बाद कई समय था ये, तो बौद्ध की मूर्ति, बौद्ध बोधिसत्व की मूर्तियाँ, और जो वहाँ के राजा थे, कनिष्क की मूर्ति, ऐसी ये सब चीज़ें बहुत जगह मिली है। दूसरी चीज़ आप समझें कि जो कुषाण पीरियड का समय था, कुषाण पीरियड के सेंटर गंधार एक तो ये है और एक मथुरा था। इसी समय सर्वप्रथम बुद्ध की मानव निर्मित, मतलब एक ह्यूमन फॉर्म में, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में बुद्ध पूजे जाते थे। ये चीज़ें कहीं भी पूछी जाएगी आपसे, तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए, पहले सिंबॉलिक फॉर्म में, जिसको हम हीनयान सेक्ट बोलते हैं, और जब बुद्ध को हम ह्यूमन फॉर्म में पूजने लगे तो उसे हम महायान सेक्ट बोलते हैं। तो महायान सेक्ट्स की मूर्तियाँ भी इस समय पे बनने लग गई, ये भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो वो मूर्तियाँ उस समय, कुषाण पीरियड के समय की मूर्तियों में इफेक्ट था ग्रीक का, और इसलिए इस समय के आर्ट को इंडो ग्रीक आर्ट भी कहते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया तो था ही, यहीं के हैं, तो इंडियन का चीज़ तो थी, लेकिन इफेक्ट यूनान का था, तो उसको आप इंडो ग्रीक आर्ट के नाम से भी कहते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस समय की शैलियों में यूनान कहाँ चल गए? यूनान को फिर चले जाओ आप वेस्टर्न कला में, वहाँ पे यूनान क्षेत्र है, और वहीं से कला का प्रारंभ हुआ था वेस्टर्न आर्ट में। मतलब प्रारंभ क्या बोलूँगी, एक जिस तरह से ये जब कुषाण कालीन ये पीरियड में इंडिया में बहुत अच्छी मूर्तियाँ और ये सब बनने लगी थी, उसी प्रकार से यूरोप में वहाँ पे ये चीज़ें ग्रीक में होने लग गई थी। और बहुत सुंदर मूर्तियाँ, ग्रीक की मूर्तियाँ अपने आप में बहुत फेमस है और बहुत से जानी जाती है, और वही मूर्तियों का प्रभाव जब हमारी भारतीय शैली पे पड़ा, इसलिए गंधार कला की गंधार पीरियड, कुषाण पीरियड की मूर्तियाँ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट इंडिया में रखती है, ठीक है। तो ये चीज़ थी थोड़ी सी। अब आते हैं, हाँ, ये जो इनका नाम तो आप लोग ने सबने सुना है, कुतुब मीनार है, ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है ना। तो इसको किसने बनवाया है, दैट मीन्स इनका पहले कौन सा बना है और बाद में कौन सा, उसको आपको अरेंज करना है। तीन ही चीज़ें हैं, कुतुब मीनार, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, किसने पहले कौन सा बना है और बाद में। एक मिनट में क्वेश्चन पढ़ लूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मीन्स होता है स्टार्टिंग, असेंडिंग टू डिसेंडिंग, जो सबसे पहले बना है वो सबसे पहले आएगा और सबसे मॉडर्न जो है वो बाद में आएगा। तो इन तीनों में से हमको ये अरेंज करना है।
तो देखिए इन तीनों में कुतुब मीनार किस समय बना, ताजमहल किस समय, फतेहपुर सिकरी, ये हमें पता होगा तो हम इसको अरेंज कर लेंगे। तो कुतुब मीनार सुल्तान एरा के समय बना, मतलब जब मुग़ल नहीं आए थे उससे पहले बन गया, ठीक है, उतना आपकी आम भाषा में जानना ज़रूर ठीक है। तो कुतुब मीनार को किसने बनाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था। और ये चीज़ थोड़ा सा क्वेश्चन आ सकता है, कुतुब मीनार दिल्ली में, कुतुब जो मस्जिद है वहाँ का मीनार है ये, ठीक है। तो ये सबसे पहले कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब इसका बनाया था उसके बाद फिर उसकी 3 स्टोरीज़ मीन्स 3 मंजिलें और इसके ही सक्सेसर, मतलब इनकी बाद जो इनके सन इन लॉ थे उनने बनवाया था इल्तुतमिश। और उसके बाद जब इसको कंप्लीट कुतुब मीनार, ये क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, कुतुब मीनार को कंप्लीट किसने कराया, तो वो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था, जो कि उनका नेक्स्ट राजा थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। तो ये सुल्तान एरा के समय है ना। उसके बाद फिर आए मुग़ल, और मुग़ल में आपको पता है मुग़ल का तो आपको याद ही होगा, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, इतना तो याद रख सकते हो, जहांगीर और शाहजहां, ठीक है, औरंगज़ेब, ठीक है। तो सबसे पहले जो फतेहपुर सिकरी है वो किसने बनवाया, दिल्ली में अकबर ने, ठीक है। तो अकबर उससे पहले आएगा कुतुब मीनार सबसे पहले, ये तो आप खुद ही देख लो क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, तो ये सबसे पहले का है। उसके बाद फतेहपुर सिकरी जो कि अकबर ने बनाया, और ताजमहल तो सबको ही जानते हो शाहजहां ने बनवाया, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन इसमें राइट हो जाता है। ओके, चलिए अब आगे देखें। भारत मुनि ने कलाओं के लिए कौन सा शास्त्र लिखा है, बहुत फेमस। आप लोग जो अगर 11th-12th में भी पढ़े हो, या हम लोग जब भी पेंटिंग बुक्स पढ़ते हैं देखा है हमने, तो फर्स्ट पेज में ये क्वेश्चन आता है कि भारत मुनि ने कौन सा शास्त्र लिखा है जिसमें उनने कलाओं का वर्णन किया है। तो ये जो है आपका वास्तुशास्त्र, आगे क्या है, षडंग, योग सूत्र और नाट्यशास्त्र। तो ये नाट्यशास्त्र लिखा है भारत मुनि ने, और इसमें कलाओं का वर्णन बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं महाराजा संसार चंद्र किसके संरक्षक थे, कौन सी चित्रशैली के संरक्षक, महाराजा संसार चंद्र थे। राजस्थानी मुगल पेंटिंग को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना पड़ेगा, बहुत नहीं पर बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए, कौन से क्षेत्र में थी, उसका सब्जेक्ट क्या था, उनसे रिलेटेड राजा कौन थे, ठीक है। तो ये हमारी आपको पता है संसार चंद्र कौन सी, राजस्थानी की कोई सी पेंटिंग है या पहाड़ी की या मुगल, उससे देखना है हमको। तो देखो कोटा, कांगड़ा, चंबा और तीरा सुजानपुर, ये तीनों, एक तो कोटा राजस्थानी पेंटिंग का केंद्र है और बाकी पहाड़ी पेंटिंग्स के हैं। तो पहाड़ी पेंटिंग्स में कांगड़ा के संरक्षक बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, महाराजा संसार चंद थे। वो ऐसे ही संरक्षण उनने प्राप्त किया था, और इनके समय पे ऐसे ही बहुत श्रेष्ठ कार्य कांगड़ा का हुआ था, उतना ही हुआ था जितना कि हम बोलेंगे सावंत सिंह के समय किशनगढ़ में हुआ था। तो जानते हो किशनगढ़ बनी ठनी पेंटिंग जो बनी है निहाल चंद द्वारा, उतना ही आर्ट, उतना ही फेमस, वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से, जैसे संसार चंद आ गए वैसे सावंत सिंह भी आ सकते हैं, थोड़ा सा याद रखिए। तो उतना ही इसमें हुआ और इनको संसार चंद्र ने संरक्षण प्राप्त किया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब आते हैं आगे, बहुत सुंदर ट्रायम्फ ऑफ लेबर, श्रम की विजय किस कलाकार की इससे निर्मित है। पहली तो ये है कि श्रम की विजय क्या है, पेंटिंग है, मूर्ति है, प्रिंट है। तो ये बहुत फेमस मूर्ति है, किसने बनाई है, राम सुतार, शंखो चौधरी, भावेश सान्याल और डीपी राय चौधरी। तो किसने बनाई है, तो फेमस स्कल्पचर डीपी राय चौधरी जी ने ट्रायम्फ ऑफ लेबर जो है वो बनाई है ना, चेन्नई मरीना बीच में है। और है ना, बहुत ऐसी बहुत फेमस मूर्ति है ट्रायम्फ ऑफ लेबर, उसको आप भूलना ही मत, यहाँ पे ये रखिए। और बात आती है राम सुतार कौन है, तो राम सुतार को भी देख के आप याद रखो, इनने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाया है ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किसने बनाया, तो ये इनने बनाया है, ठीक है। तो ये आपका हाँ हो गई श्रम की विजय। अब आते हैं, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था। अब आप बोलोगे कि हमको इंडियन आर्ट का एग्ज़ाम देना है, तो गौतम बुद्ध यहाँ क्या कर रहे हैं, तो बुद्धिज़्म कला में बहुत ज़्यादा भारतीय कला में जुड़े हैं, ठीक है, तो हमें उनका पढ़ना आवश्यक होता है। इसलिए गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था, वैशाली, बोधगया, राजगृह और सारनाथ। तो सारनाथ में उनने अपना प्रथम प्रवचन दिया था, है ना, और बोधगया में उनने शिक्षा ली थी, ठीक है, बोधगया दिख रहा है, बाकी दोनों से आपको करना नहीं है, बोधगया में उनने शिक्षा ली थी। क्वेश्चन ये भी आ सकता है शिक्षा कहाँ ग्रहण की, तो वहाँ पे
बोध गया आंसर करना, ठीक है। अब आते हैं, चलिए ये भी गौतम बुद्ध से रिलेटेड। निर्वाण, निर्वाण कहाँ प्राप्त किया, मतलब उनका डेथ कहाँ हुई, वहाँ वो उनने कहाँ प्राप्त किया, बोध गया में, वाराणसी में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में। तो कुशीनगर में उनने अपना 80 इस ईयर उसमें कुशीनगर में उनने अपना निर्वाण लिया था, ठीक है। बोध गया का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, इनने बोध गया में एनलाइटमेंट लिया है ना, और ये आपका कुशीनगर हो जाएगा। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी वन में। अब आते हैं, मधुबनी पेंटिंग कौन से स्टेट की है। मधुबनी एक फोक आर्ट है, ठीक है, वो कौन से स्टेट की, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार या वेस्ट बंगाल। तो मधुबनी जो है वो बिहार की लोक कला शैली है। मधुबनी वो क्षेत्र है जहाँ पे सीता मैया का मतलब वो है घर है, और उधर इसलिए मधुबनी के मोस्टली सब्जेक्ट राम सीता को लेके, रामायण को लेके होते हैं, ठीक है। तो ये बिहार से रिलेटेड है। अब देखते हैं, 12th क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं। मूवेबल टाइप्स किसने इन्वेंट किया था। मूवेबल टाइप जो प्रेस है वो किसने इन्वेंट किया था, किसके द्वारा किया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी के लिए। तो वो जो है जॉन गुटेनबर्ग ने किया था 1440 में, ठीक है। तो जॉन गुटेनबर्ग द्वारा मूवेबल टाइप आया था आपके, ठीक है। इसमें याद रखिए ये चीज़ें थोड़ी सी। ओके, बाघ की पेंटिंग का जो स्टाइल है उसमें किस शैली का प्रभाव है, किस शैली का प्रभाव है बाघ की गुफा चित्रण में। तो बाघ की गुफा चित्रण कंटेम्प्रेरी थी, है ना, और उसमें अजंता शैली, मतलब जो कि अजंता में जो आर्ट स्टाइल यूज़ हुआ है उसका प्रभाव हमें बाघ में देखने को भी मिलता है, ठीक है। तो सिमिलैरिटीज़ है, डिफरेंस भी है, लेकिन उसका प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये सब तो कि आंसर आपका आ जाता है अजंता स्टाइल। अब आते हैं, लोगो क्या है, कोई भी चीज़ का लोगो क्या है ना, बहुत आम भाषा में ये चीज़ सुनते हो। क्या है लोगो? एक डिपार्टमेंट है। लोगो स्टाइलाइज नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट, किसी कंपनी या वस्तु के स्टाइल वाला नाम है ना, मतलब एक स्टाइल से किसी कंपनी का और प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है। दूसरी चीज़ लोगो, तीसरी चीज़ लोगो एक दिशा है, डायरेक्शन है। चौथी चीज़ वस्तुओं की सूची है। तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं किसी भी चीज़ का लोगो क्या होता है, उसका नेम, सिंपल उसका नेम नहीं लिखेंगे, है ना, वो तो शीर्षक होगा, सिंपल उसका नेम नहीं लिखेंगे, लेकिन उनका नेम एक स्टाइलिश फॉर्म में, जिससे कि वो उसको शो कर रहा है। शॉर्ट फॉर्म में भी लिखने का ज़रूरत नहीं, उसका नाम लेकिन विथ स्टाइल, तो वो आपका उसका लोगो होता है, ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म मोनोग्राम होता है, ठीक है। ये आपका ये वाला सेकेंड वाला आंसर आपका राइट है। टू और मोर लेटर्स, दो या दो से अधिक अक्षर एक साथ मिलकर एक ही बॉडी में ढालने को कहते हैं। देखिए, दो लेटर्स उसको एक साथ हम ऐसा जोड़ दें कि वो एक कंप्लीट बॉडी दिखती है, उसको क्या कहते हो आप? पेयर्स, कपल, लिगेचर्स और सेट्स, ठीक है। तो दो पहले मैं एक बार आपको वर्ड बताती हूँ कैसे। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है AB, तो आप कैसे लिख रहे हो? ये क्या हुआ? ये दो शब्द हैं लेकिन एक कंप्लीट बॉडी बना लिया। तो इन तरह के शब्दों को कहते हैं लिगेचर्स। क्या कहते हैं? लिगेचर्स। तो ये आपका आंसर कौन सा सही है? लिगेचर्स आंसर आपका सही है। ये टाइपोग्राफी से रिलेटेड है और ये भी सब उसमें आता है। तो देखिए, इसलिए कंप्लीट एक सिलेबस को कवर करने की कोशिश करते हैं कहीं भी एग्ज़ाम एंट्रेंस में, ठीक है। पर्सन जिसने जो एडवर्टाइजमेंट लिखता है, अच्छा, एक एडवर्टाइजमेंट का कंप्लीट फॉर्मेट होता है, आपको पता है, मतलब शीर्षक है, मेन शीर्षक है, और सब टाइटल जिसको बोलते हैं वो है ना, और उसके बाद फिर जो है उसकी आवश्यक चीज़ों को लिखा जाता है। तो एडवर्टाइजमेंट बनने से पहले, ठीक है, उसको पब्लिश होती हैं, प्रिंट मीडिया, सब चीज़ें जुड़ती है उसमें, लेकिन उससे पहले एक चीज़ जो कोई लिखता है वो कौन होता है? उसको मीडिया मैन कहते हैं, उसको पोएट कहते हैं, उसको कॉपीराइटर कहते हैं, उसको कला निर्देशक कहते हैं। तो एडवर्टाइजमेंट में इन दोनों का बहुत महत्व रहता है, और जो एडवर्टाइजमेंट लिखता है उसका नाम होता है कॉपीराइटर, है ना। वो कॉपीराइटर जो राइट करता है उसका नाम होता है कॉपीराइटर। तो ये आपको इसमें आपका ये आ जाएगा। अब आते हैं, बहुत बढ़िया, भारत में छपने वाले पहले अखबार का नाम बताइए। भारत में कौन सा अखबार सर्वप्रथम छपा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये था आपका बंगाल गजेट, है ना। बंगाल गजेट ये किसने किया था?
जेम्स ऑगस्ट हिक्की, है ना, जेम्स ऑगस्ट हिक्की ने बंगाल गजेट सर्वप्रथम, इसलिए इसको हिक्की गजेट भी कहते हैं, है ना, उनने पब्लिश करवाया था, हिंदी भाषा में नहीं था। और दूसरी चीज़ हम बोलेंगे कोलकाता, उस बंगाली में, और कोलकाता में हुआ था सर्वप्रथम, याद रखिए कोलकाता में इसका सर्वप्रथम ये छपा था, है ना। और फिर उसके बाद जब अंग्रेज शासन था तो इनको बंगाल गजेट उनने बंद करवा दिया था और उनको भी सजा दी गई थी हिक्की गजेट को, ठीक है। तो ये वो चीज़ थोड़ा डिटेल में आप मत जाइए, लेकिन पहला प्रथम जो है वो कोलकाता में है। प्रथम हिंदी उद्दात मार्तंड ये है इनका, ये फर्स्ट हिंदी पेपर है इंडिया का, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको भी आप थोड़ा सा ध्यान रखें। अब आते हैं एक कॉलम का, न्यूज़पेपर में एक कॉलम का कितना साइज़ रहता है, 5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 4.5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर। तो 1.6 इंचज़ अप्रॉक्स 4 सेंटीमीटर रहता है उसका साइज़, ठीक है। 7-8 कॉलम रहते हैं तो ऊपर उतना हो जाता है वो, ठीक है। तो 4 सेंटीमीटर ये इसका साइज़ रहता है। चलिए, कैपिटल लेटर्स को क्या कहते हो बताओ? लोअर केस, सेरिफ टाइप, अपर केस या ढिलाई टाइप। तो आपको पता है, आप सब कंप्यूटर यूज़ करते हो और आपको इतना टर्म्स तो टाइपोग्राफी की पता होगी कि अपर केस किसको कहते हैं। अपर केस इज़ जो कि हम बोलेंगे कि अपर उसमें लिखा जाता है, समझ रहे हैं ना आप लोग, ये इस क्षेत्र में लिखा जाता है वो। तो वो क्या होता है? कैपिटल लेटर्स, है ना। स्मॉल लेटर्स नीचे नहीं जाते, कैपिटल लेटर्स हमेशा इस चीज़ के ऊपर लिखे जाते हैं, इसलिए उसको अपर केस बोलते हैं। तो अपर केस आपका आंसर सही है। पोस्टर का प्रारंभिक नाम, सब पोस्टर से घिरे हैं, लेकिन हमें पोस्टर का पुराना नाम क्या था? सीक्वेंस, बिलबोर्ड, ग्राफिटी, होर्डिंग, है ना। ये सब पता है आपको। बिलबोर्ड क्या है, होर्डिंग क्या है, बाहर जो आउटडोर मीडिया है ये एक प्रकार से, है ना। ग्राफिटी क्या है? ग्राफिटी जो हम ग्राफिटो आर्ट जो वॉल पे होती है, ग्राफिटो वर्ड से हुई है ना। ये भी क्वेश्चन बनता है। तो सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस पोस्टर का प्रारंभिक नाम है, ओके। पोस्टर को पहले सीक्वेंस कहा जाता था, ठीक है। तो ये सही है इसका आंसर। अब 5 क्वेश्चन और करते हैं, फिर नेक्स्ट उसमें, ये सेट 1 था, सेट 2 में हम आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। नेम द स्कल्पचर ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से मूर्तिकार कौन है? बहुत बढ़िया, शैलोज मुखर्जी, नागजी पटेल, जामिनी रॉय, अमृता शीकल, ठीक है। तो ये तीनों पेंटर्स हैं। जो मूर्तिकार हैं प्रथम अच्छे खासे, वो हैं नागजी पटेल, ये हैं मूर्तिकार हैं अच्छे, और बाकी पेंटर्स हैं। तो इसी में आप लोग पहचान जाओ। जब तक कलाकारों के बारे में जानकारी नहीं रखोगे कैसे पहचानोगे? तो उसका बस यही है कि आप लोग सर्च करते रहो। एक पेंटिंग सर्च करोगे 4 और दिखेगी, उसको देखो, स्टडी करो। आर्टिस्ट के बारे में स्टडी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत विस्तृत है। आप इतने कम समय में उतना वो नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी, अगर कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आपको वीडियो मिलेंगी, वीडियोस हैं, सबकी डिटेल वीडियोस हैं चैनल पे, आप वो देखो। लेकिन कुछ चीज़ें जैसे हायर एनालिसिस को लेके, अगर कलाकार लियोनार्डो के बारे में, माइकल एंजेलो के बारे में, तो ये आप लोग को मतलब इफ़ेक्ट नहीं करेगा। आप उसको पढ़ लो, वो बहुत आसान है और उनके क्वेश्चंस आएंगे जो बहुत कॉमन तो टॉपिक्स पढ़ने की कोशिश कीजिए, है ना। लेकिन बाकी चीज़ें जो है वो हम पेपर के थ्रू आपसे ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। अब आते हैं जातक टेल्स क्या है। अभी आप बोल रहे थे शायद इसमें नहीं था, ठीक है। जातक टेल्स क्या होती है? जातक टेल्स वो हैं जो मोस्टली अजंता में पाई गई है। अजंता में पेंटिंग्स का सब्जेक्ट वो है ना, आपने पढ़ा होगा। पर वो होती क्या है? तो वो क्या है? राजाओं की कहानी है, गणेश जी की कहानी है, काली का प्रताप है, बुद्ध के पूर्व जन्म की कथा है। तो बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानी कथाएँ हैं उनको जातक कथाएँ कहते हैं, और वो सब्जेक्ट मैटर है हमारे भारतीय कला में, ठीक है। तो ये आपका बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाएँ हैं। चलिए, ऑप्टिकल धरातल पर इनमें से कौन सा रंग अस्तित्व नहीं है? ऑप्टिकल जो सरफेस है उसमें कौन सा कलर का अस्तित्व नहीं है? तो वाइट, वायलेट, रेड या येलो। तो वाइट कलर का कोई क्योंकि वो खुद वाइट होता है तो इसलिए उसका कोई भी अस्तित्व ऑप्टिकल सरफेस पे नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर्ट मैगजीन, इनमें से कौन सी आर्ट मैगजीन है? इंडिया टुडे, आउटलुक, ज्ञानोदय, मार्ग। तो मार्ग जो है एक बहुत फेमस आर्ट मैगजीन है, आर्ट जर्नल, जिसमें कि छपते हैं बहुत सारे कॉलम्स, ठीक है। तो मार्ग आपकी आर्ट मैगजीन है। अब आते हैं एक और क्वेश्चन लास्ट, उसके बाद नेक्स्ट उसमें देखेंगे, ठीक है।
इन विच स्टेट नाथद्वारा स्कूल, नाथद्वारा स्कूल किस स्टेट पे बिलोंग करता है? गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान। तो आपको पता भी है नाथद्वारा कहाँ प्लेस है, राजस्थान में है। और राजस्थानी कला शैली के ही मेवाड़ के अंदर, मेवाड़ की उपशैली है। किसकी उपशैली है? मेवाड़ की उपशैली है नाथद्वारा शैली। नाथद्वारा शैली किसके लिए फेमस है? तो नाथद्वारा शैली अपनी पिछवाई कला के लिए फेमस है। ठीक है, ये चीज़ श्रीनाथ जी के मंदिर में जो कि उनकी मूर्ति के पीछे जो आर्ट वर्क लगा रहता है वो पिछवाई कहलाता है और उसी आर्ट वर्क के लिए नाथद्वारा फेमस है। ठीक है, और भी बहुत चीज़ें हैं, करेंगे, कोशिश करूँगी कि क्वेश्चन के साथ इस तरह से जो जो क्वेश्चन बनते हैं आपको थोड़ा सा और आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाए। लेकिन प्लीज़ एक चीज़ बोलूँगी कि जो मैंने पेपर्स देखे हैं, अगर आप कोई अच्छी यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई कर रहे हो तो इट्स नॉट ईजी कि आप बिना पढ़े आप थ्योरी निकाल लोगे। थोड़ा सा तो पढ़ना पड़ेगा। मुझे पता है आपको स्केचिंग का बहुत बर्डन है, आप बिल्कुल करो, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा भी टाइम हम निकाल लेंगे तो थ्योरी एटलीस्ट हमारी थ्योरी के कारण हमारा बात पीछे नहीं हटेगी। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसे ही। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ बताना। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नीचे आपको इंस्टाग्राम, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप जुड़ सकते हैं और मुझसे कोई भी डाउट हो तो ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अभी के लिए बाय, फिर से ज़रूर मिलेंगे। ओके, बाय बाय, थैंक यू।